हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ये हर साल ऑलमोस्ट पूछा हुआ है, तो 3 क्वेश्चंस में आपको 10 मार्क्स का मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो प्रॉपर बना दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी पूछ रहा है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम हेमरेज और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विथ माइनर डिसऑर्डर्स। क्या बोल रहा है, गर्भाशय के दौरान शारीरिक परिवर्तन तथा लघु विकार क्या क्या होता है वो यहाँ पे बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, तो एक ऐसा असामान्य स्थिति जिसमें निषेचित डिम ओवम का आरोपण एवं विकास गर्भाशय गुहा से बाहर होता है, अस्थायी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। ये क्या बोल रहा है, जो ओवम होता है उसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन आरोपण जो होता है किसी विकार वर्ष क्या होता है, गर्भाशय से बाहर जो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। ठीक है, इसे एक्स्ट्रा यूरेटाइन प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा यूरेटाइन प्रेगनेंसी भी कहा जाता है क्योंकि क्या होता है, ये जो यूटेरस होता है उससे बाहर इम्प्लांट होता है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा यूरेटाइन प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। स्थानीय गर्भधारण स्थानिक गर्भधारण के निषेचन डिम सामान्य फेलोपियन ट्यूब में आरोपित होते हैं। क्या बोला, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है वो क्या होता है, नॉर्मली जो होता है वो कहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होता है, वो बोल रहा है। तो यहाँ पे टाइप्स देखते हैं, टाइप्स कौन कौन सा होता है। टाइप्स है, एक ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है ये देखते हैं। यह निम्न वाहिनियों में, ये क्या बोल रहा है कि निम्न वाहिनियों में होकर होने वाली गर्भधारण होता है, जो वाहिनियों के इन भागों में होता है, जैसे एम्पुला स्थैमस और इन्फेंडिबुलम और इंटेस्टियल और पोस्ट इंटेस्टिटी पोर्शल। ये सब क्या होता है, ये एम्पुला का पार्ट होता है और जो इन पार्ट में इम्प्लांट होता है। और मोस्ट जो होता है वो कौन सा, एम्पुला पार्ट में इम्प्लांट होता है। 95% अकेला जो होता है वो एम्पुला पार्ट में इम्प्लांट होता है, बाकी और सब और फेलोपियन टिप के बाकी पार्ट्स में होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी में सबसे अधिक गर्भधारण लगभग 95% डिम वाहिनी फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। 95% किस में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट दिया है ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। तो ओवेरियन, इसमें क्या हो रहा है ओवरी है तो ओवरी में इम्प्लांट हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें डिम्बाशय ओवरी में गर्भधारण होता है। डिम्ब निषेचन के पश्चात ओवरी में रह जाता है और वही वही उसका विकास होता है। यह गर्भावस्था कब तक रहेगा, यह वहाँ उपलब्ध स्थान के ऊपर निर्भर होता है। यह स्थान अधिकतर ओवेरियन लिगामेंट का होता है, जो जेस्टेशनल सेक को यूटेरस से जोड़ता है। जो जेस्टेशनल सेक को यूटेरस जोड़ता है, जो लिगामेंट होता है जो जाली जैसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें क्या है, इम्प्लांट हो जाता है। और कितने टाइम तक रहेगा वो उसके स्थान पे निर्भर करता है। नेक्स्ट सी जो होता है वो कोरोनल होता है। कोरोनल कौन सा होता है, कॉर्नुअल कौन सा होता है, यहाँ पे ये देखेंगे। इस प्रकार का गर्भाशय फेलोपियन ट्यूब की गर्भाशय वाली कोण पर विकसित होती है। इसे असामान्य रूप से गर्भाशय भी वृद्धि होती है, जो दूसरे तिमाही में फटकर गर्भाशय के रूप में निकल जाती है। ये क्या हो रहा है, जो होता है वो इसमें भी क्या होता है, ये जो है फेलोपियन ट्यूब और जो यूटेरस होता है उसके एकदम कोने पे होता है, इसलिए कॉर्नुअल प्रेगनेंसी कहा जाता है। और ये क्या बोल रहा है कि दूसरी तिमाही में क्या फटकर गर्भाशय गर्भपात हो जाता है। जो दूसरी तिमाही होती है वहाँ पे क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियसली फटकर क्या होता है, एबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है कौन सा, प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी क्या होता है यहाँ पे देखेंगे हम। कभी कभी निषेचित डिम किसी अज्ञात कारणवश ट्यूब के तरफ न जाकर पेट के निचले हिस्से में ओमेंटम जो बावेल का
पेरिटोनियल कैविटी होती है में विकास होने लगता है। ये जो होता है कौन सा, पेरिटोनियल कैविटी में जो होता है एम्पुला में क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, यूटेरस में नॉर्मली इम्प्लांट होता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, यूटेरस में ना जाकर के बाहर निकल जाता है और जाके कहाँ पे, पेरिटोनियल कैविटी में कहीं पे भी जाके इम्प्लांट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहा जाता है। कॉज क्या होता है, यहाँ पे कॉज देखेंगे कि क्या क्या कॉज होता है। पेल्विक जो है पीआईडी का फुल फॉर्म होता है पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज, ये होता है पीआईडी का फुल फॉर्म। उसके बाद और कॉज क्या है, अधिक गर्भ निरोधक की दवाई, अधिक गर्भ निरोधक की दवाई से भी हो सकता है। उसके बाद इंट्रायूरेटाइन डिवाइस की वजह से भी हो सकता है। फेलोपियन ट्यूब की शल्य चिकित्सा, फेलोपियन ट्यूब में यदि कोई प्रेगनेंसी हुआ है उस वजह से भी हो सकता है। फेलोपियन ट्यूब का ट्यूब में विकार, कोई भी फेलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा है, विकार हो रहा है तो भी आ सकता है। पूर्व में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पूर्व में कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह चुका हो तो भी हो सकता है। पूर्व में यदि इंडक्शन लेबर हुआ हो, की गई हो तो भी यहाँ पे क्या हो सकता है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। मासिक चक्र का बंद हो जाना, उसके बाद एब्डोमिनल पेन रहता है कंटिन्यूअसली। इलियक रीजन, जो पेट के निचला भाग इलियक रीजन की तरफ ऐंठन के साथ बार बार दर्द होना होता है। उल्टी आना व जी मचलाना। परीक्षण करने पर गर्भाशय का स्थान थोड़ा कठोर व ग्रीवा का स्थान कुछ नरम महसूस होना। ठीक है। उसके बाद रक्त स्राव के कारण शरीर पीला पड़ जाना, योनि मार्ग से रक्त स्राव होना, पसीना आना, ये सब क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन एंड सिम्टम्स है। नेक्स्ट जो है वो डायग्नोस कैसे कर रहे हैं, उदरीय परीक्षण एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से परीक्षण करेंगे। उसके बाद फिर ब्लड एग्जामिनेशन करवाएंगे। उसके बाद सोनोग्राफी कराएंगे और लेप्रोस्कोपी करवाएंगे। नेक्स्ट जो है वो मैनेजमेंट क्या करेंगे, यहाँ पे मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि रोगी को नियमित अवलोकन करना चाहिए व जैविक चिन्हों का निरंतर जांच करनी चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि जो भी रोगी पेशेंट है उसको क्या करना है, नियमित अवलोकन मतलब रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना है और वाइटल्स की निरंतर जांच करते रहनी है, मतलब वाइटल्स जो होते हैं उनको भी हमेशा चेक करते रहना है। नेक्स्ट रोगी को पर्याप्त आराम प्रदान करना चाहिए। दर्द होने पर एनाल्जेसिक दवा दिया जाना चाहिए। बुखार होने पर एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए। शॉक से बचने के लिए आईवी फ्लूइड दिया जाना अनिवार्य है। यदि अनीमिया गंभीर हो तो रक्तदान किया जाना चाहिए। एक तरफ की फेलोपियन ट्यूब में बार बार गर्भधारण करने से सल्पिंजेक्टोमी की जाती है। रोगी को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन प्रदान की जाती है। चिकित्सक निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ सही समय पर देने चाहिए। कहते हैं कि इसके दवा आरोपण फीटस को अथवा फेलोपियन ट्यूब को भी काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट जो है संक्रमण की रोकथाम के लिए उपयुक्त एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच क्या होता है ये देखते हैं। शिशु के जन्म के पश्चात माँ को 6 सप्ताह एक जनन मार्ग से होने वाली रक्तस्राव को प्रसव के पश्चात रक्तस्राव कराता है। ये क्या बोल रहा है कि पीपीएच किसको बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। शिशु के जन्म के पश्चात माँ को 6 सप्ताह में 6 सप्ताह तक जनन मार्ग से होने वाली 6 सप्ताह तक जनन मार्ग से होने वाली जो भी जनन मार्ग से होती है प्रसव के बाद रक्तस्राव, उसको ही प्रसव के बाद वाली रक्तस्राव यानी पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच कहा जाता है। यह रक्तस्राव सूतिका अवस्था में कभी भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। टाइप्स देखते हैं इसका होता है प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज और दूसरा होता है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। तो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पे प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होता है, यह रक्तस्राव प्रसव को पूरा होने के 24 घंटे के अंदर होता है, इसलिए इसे अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहा जाता है। एटॉनिक गर्भाशय चोट व दुर्घटना, ट्रॉमा व रक्त स्कंदन, ब्लड कोगुलोपैथी का इसका मुख्य कारण कौन सा है, एटॉनिक यूटेरस। एटॉनिक यूटेरस में क्या होता है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। उसके बाद चोट व दुर्घटना, यदि कोई भी डिलीवरी में क्या होता है चोट या दुर्घटना हो जाता है फोर्सेप्स डिलीवरी करवाने में इंटरनल,
तो हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल चोट की वजह से भी, ट्रॉमा की वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। उसके बाद ब्लड कोगुलोपैथी में क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो अफेक्ट रहता है, तो ये क्या होता है, ये मुख्य कारण रहता है। नेक्स्ट, दूसरा प्राइमरी पल देख लिए। उसके बाद सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज, द्वितीय प्रसव पश्चात रक्तस्राव, इसमें इसको ट्रू पीपीएच भी कहा जाता है। यह रक्तस्राव प्रसव पूरा होने के 24 घंटे बाद होता है। इसे विलंबित जन्मपरांत सूचिका रक्तस्राव कहा जाता है। डिले पोस्टमार्टम हेमरेज भी कहा जाता है। कॉज क्या क्या होता है, यहाँ पे कॉज देखेंगे, कॉजेज क्या क्या होता है। प्रसव के पश्चात पीपीएच, यहाँ पे पीपीएच होगा। पीपीएच होने का निम्न कारण है, क्या क्या होगा यहाँ पे देखते हैं एटॉनिक यूटेरस पोस्टमार्टम के लिए यह सबसे बड़ा कारण होता है। इसमें यूटेरस का मायोमेट्रियम पेशियाँ शक्तिहीन अथवा तन्यता में मतलब कंट्रैक्शन में कमी के कारण पेशियों में संकुचन तथा शिथिलन, कंट्रैक्शन तथा रिट्रैक्शन नहीं हो पाता है। इस कारण से प्लेसेंटा को पृथक्करण करने वाले स्थान पर स्थिति फटे हुए साइनस पर दबाव नहीं बना पाता, जिसके कारण वह रक्तस्राव नहीं रुक पाता और असाधारण रक्तस्राव होते रहता है। इसका कारण क्या क्या है, निम्न कारण है। निम्न कौन कौन सा है कारण देखते हैं। रिटेंट प्लासेंटा हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, उसके बाद प्रसव के तीसरे अवस्था में कुप्रबंधन हो सकता है, उसके बाद गर्भाशय पर अत्यधिक तनाव होने की वजह से हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, प्रोलॉन्ग डिलीवरी की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो ट्रामा कॉज क्या क्या करेगा। ट्रामा कॉज देखते हैं। स्त्री को चोट के कारण किसी भी रक्तस्राव हो सकता है, रक्तस्राव हो सकता है, कौन सा हेमरेज हो सकता है। प्रसव के समय व प्रसव के पश्चात जनन नालिका को चोट लगने से रक्तस्राव हो सकता है, जैसे सीजरियन ऑपरेशन, गर्भाशयी क्षति के कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी आदि। ये सब क्या बोल रहा है कि चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो ब्लड कोगुलोपैथी के कारण भी हो सकता है। देखते हैं वीडियो को। कभी कभी रक्त जमने के कारण फाइब्रोजन स्पंदन को कमी होती है, जिसके कारण से गर्भाशय में अपरा के स्थान पर रक्त थक्का नहीं बन पाता है। रक्तस्राव प्रसव पश्चात कही जाती है, ये प्रसव के पश्चात होता है। नेक्स्ट जो देखते हैं मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन लोग, मैनेजमेंट देखते हैं। यदि एटॉनिक गर्भाशय के कारण रक्तस्राव हो, आघात के लक्षण विद्यमान हो तो आघात का उपचार आवश्यक है। क्या बोल रहा है कि जो भी एटॉनिक यूट्राइन है उसका उपचार आवश्यक होता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, महिला को आईवी फ्लूइड देना चाहिए, वो ऑक्सीटॉक्सिन भी तुरंत देनी चाहिए। उसके बाद लार्ज बोर कैनुला के द्वारा रोगी को शीरीय मार्ग द्वारा रक्तदान करना चाहिए। उसके बाद 4 नंबर बोल रहा है, 5 से 10 यूनिट ऑक्सीटॉक्सिन IM मार्ग द्वारा दिया जाना चाहिए। साथ ही 2 mg मिथार्जिन का इंजेक्शन देना चाहिए। 5 नंबर बोल रहा है, गर्भाशय में जगह जगह रक्तस्राव के थक्के बन जाते हैं, अतः गर्भाशय की हल्का मालिश करनी चाहिए ताकि संकुचन प्रारंभ हो सके। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। तो 6 नंबर देखेंगे क्या बोल रहा है, इर्गोमेट्रिन जो होता है इंजेक्शन वो देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना चाहिए देखते हैं, महिला को संक्रमण ना हो सके इसके लिए प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक देनी चाहिए। प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स क्या होता है, जैसे प्रोफाइलेटिक होता है, इसका मतलब कि कोई भी संक्रमण होने से पहले ही देना है उसको, जैसे कुछ भी सेप्सिस या फिर कोई भी इंटरनल कुछ भी रहता है तो क्या होता है कि इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, तो क्या करना है, पहले प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स देनी है, सर्जरी के बाद भी देते हैं। और प्रोफाइलेटिक मतलब होता है कि कोई भी चीज़ होने से पहले ही उसको प्रिवेंशन करना है। जैसे किसी को स्कर्वी हो रहा है, मतलब दांत से खून निकल रहा है, तो क्या विटामिन सी की कमी है, ऐसे मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है विटामिन सी की कमी के कारण से मोस्टली होता है, तो उसको फिर विटामिन सी की टैबलेट्स या फिर विटामिन सी कंज्यूम करने को बोलेंगे, तो ये क्या होगा, प्रोफाइलेटिक ड्रग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर बोल रहा है, महिला के जैविक चिन्हों के निरंतर जांच कर नोट करना चाहिए, जो भी वाइटल्स होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या कर जांच करना चाहिए।
नेक्स्ट, महिला को शिशु की का स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फीमेल जो है उनको क्या करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, और कैसे करवाना है टेक्निक्स भी बताना है। नेक्स्ट जो है 10 नंबर बोल रहे हैं, यदि रोगी को स्थिति स्थिति स्थिर है व रक्तस्राव जारी हो तो ऐसे रोगी को गर्भाशय की जांच कर देखना चाहिए कि अपरा कोई भाग शेष तो नहीं रह गया है। अभी भी ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या करेंगे कि फिर जांच करेंगे गर्भाशय की कि कोई प्लेसेंटा का भाग टूट के अंदर तो नहीं रह गया है। ऐसे यदि ऐसा हो तो मैनुअली निकाला जाता है। ऐसे यदि कोई भी पार्ट्स अंदर रह गया है तो वो फिर मैनुअली निकाला जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्या बोल रहा है 11 नंबर बोल रहा है कि 11 नंबर बोल रहा है बाई मैनुअल दबाव द्वारा गर्भाशय के एंटीरियर व पोस्टीरियर दीवार को दबाकर रक्तस्राव रोका जाता है। क्या किया जाता है, बाई मैनुअल जो होता है वो एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ऊपर से और नीचे से हाथ से दबा के क्या किया जाता है, जो भी जहाँ पे इम्प्लांट होता है प्लेसेंटा वहाँ पे दबा के थोड़ी देर और रखते हैं ताकि ब्लीडिंग जो है वो नहीं होए। नेक्स्ट जो 12 नंबर बोल रहा है रोगी के उदर पर नाभि से ऊपर मुट्ठी के द्वारा एब्डोमेन ओटा को दबाते हैं ताकि रक्तस्राव जो है वो गर्भाशय का आपूर्ति में बाधित हो सके। क्या होता है, जो एब्डोमिनल ओटा जो होता है उसको क्या करते हैं कि मुट्ठी से दबाते हैं ऊपर से एब्डोमेन पे, ताकि जो होता है एब्डोमिनल ओटा होता है उसमें क्या होता है रक्तस्राव कम हो जिसके कारण ब्लीडिंग रुक सके। नेक्स्ट जो होता है वो 13 नंबर बोल रहे हैं गर्भाशय के मुख को बंद करने के लिए गॉज टुकड़े का यूरेटाइन पैकिंग बनाकर गर्भाशय के मुख पर लगाना चाहिए। जो भी यदि गर्भाशय के मुख पे क्या बंद करने के लिए गॉज टुकड़ा बनाएंगे, जो गॉज पीस होता है उसको, और फिर जो यूरिन होता है उसके बाहर लगाएंगे ताकि जो भी ब्लड है वो उसमें सूख जाए। नेक्स्ट होता है 14 नंबर बोल रहा है गर्भाशय को रक्त की आपूर्ति करने के लिए यूरेट्राइन आर्टरीज को बाधित कर दिया जाता है जिससे रक्त बंद हो जाता है। जो यूरेटाइन आर्टरीज होती है उसको ही बाधित कर दिया जाता है जिससे क्या होता है कि ब्लड नहीं आएगा तो फिर ब्लड लॉस भी नहीं होगा, ब्लीडिंग भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर बोल रहा है कि सभी उपाय निष्क्रिय हो जाने पर गर्भाशय की सर्जरी द्वारा काटकर निकाल दिया जाता है, यदि जिसे हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। यदि इससे भी कुछ नहीं हो रहा है तो क्या किया जाता है कि जो भी फीमेल होती हैं उनकी गर्भाशय को ही काट के लास्ट में, ये लास्ट ऑप्शन है, तब कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले हम मदर को देखते हैं कि मदर को सेफ रखना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर देखते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विथ माइनर डिसऑर्डर। क्या हो रहा है कि छोटे छोटे मतलब प्रॉब्लम्स के साथ क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है वो यहाँ पे बताना है। तो देखिए वीडियो को कैसे क्या क्या बोल रहा है। गर्भावस्था के दौरान महिला में कोई भी प्रकार के शारीरिक परिवर्तन हो तो निम्न प्रकार है। क्या क्या होता है देखते हैं। पहला जो है वो बोल रहा है गर्भावस्था में स्त्री का जो है वो भार में वृद्धि हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। तो कैसे कैसे वेट गेन होता है, गर्भवती महिला को पूर्ण गर्भाशय तक लगभग 11 kg बढ़ता है, उनका वेट जो होता है वो 11 kg तक बढ़ता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है 5 kg और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 5 kg होता है। ट्राइमेस्टर क्या है पता ही होगा आपको, तिमाही, जो पहला तिमाही होता है उसको ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ये दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही। 9 महीने का होता है तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने 9 महीने कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं स्किन चेंजेस। स्किन चेंजेस क्या क्या होता है, 95% स्त्री अपनी त्वचा में परिवर्तन का अनुभव करती है। ये परिवर्तन गर्भावस्था में हार्मोन की क्रियाशीलता बढ़ जाने के कारण होता है। ये कौन सा होता है, 95% जो फीमेल होती है वो क्या करती हैं, अनुभव करती हैं क्या है कि स्किन चेंजेस में। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है हार्मोनल जो होता है वो बढ़ जाता है जिसके कारण स्किन ज़्यादातर ग्लो हो जाता है, जिसको प्रेगनेंसी ग्लो भी कहा जाता है नॉर्मल बोलचाल में। स्त्री को त्वचा कम चिकनी, मुलायम तथा चमकदार हो जाती है। स्त्री के चेहरे तथा गर्भाशय पर भूरे रंग का निशान हो जाता है जिसे क्लोज़्मा कहा जाता है। क्लोज़्मा क्या होता है, जो आँख के और चिक के ऊपरी हिस्से पे, आँख के नीचे चिक पे, जो गाल पे वो काला काला छाई जैसा हो जाता है उसको क्लोज़्मा बोलते हैं। यहाँ पे ये टर्म है। महिला के पेट के मध्य में वर्टिकल रेखा दिखाई देती है जिसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं। जो भी पेट होता है, जो भी नाभि होता है वहाँ से, और ये
सॉरी वजाइना का ऊपरी जो हिस्सा होता है वहाँ तक जो एक लाइनिंग काला लाइनिंग दिखता है उसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं। ये लगभग 24 सप्ताह के बाद दिखाई देता है, जो होता है 24 सप्ताह के बाद ही दिखाई देता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था में अधिक स्ट्रेचिंग के कारण महिला की त्वचा रेखाओं में समान निशान बन जाता है, जो अधिकतर पेट या नाभि के नीचे जांघों के स्थान पर बना रहता है, जिसे स्ट्रेचिया ग्रेविडम कहते हैं। जो स्ट्रेचिया ग्रेविडम क्या होता है, जो थाई में और मदर के क्या होता है पेट एब्डोमेन के लोअर एब्डोमेन एरिया में क्या होता है स्ट्रेच मार्क्स हो जाता है, खिंचाव पड़ने के कारण, जैसे कि आप लोग देखे होंगे वैसे स्ट्रेच मार्क्स हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो क्या बोल रहा है, देखते हैं स्तन ब्रेस्ट चेंजेस क्या क्या होता है। देखते हैं गर्भावस्था में स्तन में परिवर्तन हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है। स्त्री में प्रोजेस्टेरोन के कारण ग्रैंडुलर टिश्यू बढ़ जाता है, जिसे एस्ट्रोजन के कारण डक्ट सिस्टम में बढ़ोतरी होती है। ये क्या होता है, मेन जो होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करता है कि जो ब्रेस्ट होता है उसमें डक्ट्स होते हैं बहुत सारे, उनको क्या करता है उनमें उनके टिश्यू जो होता है ग्रैंडुलर टिश्यू में बढ़ोतरी करता है, जिसके कारण क्या होता है मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है, मिल्क का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जिसके फलस्वरूप क्या होता है डक्ट बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप स्तन का आकार कठोर हो जाता है, जो होता है वो कठोर हो जाता है और डिस्कम्फर्ट भी होता है फीमेल को, जिनके दबाने पर दर्द होता है, और जो टच करने दबाने पे क्या होता है, टच करने पर नहीं दबाने पे दर्द होता है। नेक्स्ट जो होता है मोन्टोगोमी क्या होता है, निपल क्या होता है देखते हैं यहाँ पे, निपल के बड़े होकर अधिक गहरे रंग व के हो जाते हैं। ठीक है, मोन्टोगोमेरी क्या होता है, यहाँ पे जो निपल एरियोला होता है, एरियोला के बाद में आप देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे फुंसी जैसा दिखता है, बट वो फुंसी नहीं होता है, बट आप वो थोड़ा जो एरियोला होता है एरियोला बड़ा हो जाता है सेकेंडरी एरियोला, और उस पर क्या होता है छोटे छोटे फुंसी जैसा दिखता है, बट वो फुंसी नहीं होता है, और वहाँ पे दर्द भी नहीं होता है स्पेसिफिक एरिया पे, बट वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लगता है, जिसको मोन्टोगोमेरी बोलते हैं। नेक्स्ट, चूचक से सीबस का स्राव होता है, जिसके कारण निपल गीला रहता है। क्या कहता है इसमें स्राव होता है चिपचिपा पदार्थ जैसा, ऑयली सब्सटेंस जैसा, ताकि जो होता है वो ड्राई नहीं हो, जिसकी वजह से क्या होता है फीमेल को डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तथा फटने नहीं देता। क्या होता है फटते नहीं है, जिसके कारण क्या होता है जो ऑयली सब्सटेंस छोड़ता है उसके कारण क्या होता है फटता नहीं है। 16वें सप्ताह के बाद स्तन में कोलोस्ट्रम निकलने लग जाता है, जो होता है 16 सप्ताह के बाद क्या होता है कोलोस्ट्रम बनना शुरू हो जाता है और निकलना शुरू हो जाता है। किसी फीमेल्स को देखे होंगे कि वो जब डिलीवरी के टाइम नज़दीक आता है तो क्या होता है उनके जो अपर गारमेंट्स होता है उसमें भी आप वहाँ पे उनके जो निपल्स होते हैं उस एरिया में फील कर सकते हो, देख सकते हो, निकलते रहता है ये मिल्क। नेक्स्ट जो है स्तन के निचले भाग की त्वचा नीले रंग का एवं शिराएँ दिखाई पड़ने लगती है। जो भी नीचे के आर्टरीज होती है वो फील आप देख सकते हो ऐसे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, ऐसे ही नॉर्मली नंगी आंखों से। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र में क्या होता है परिवर्तन होता है। ठीक है, स्त्री जो होती है, स्त्री के गर्भाशय के बढ़ जाने के कारण 2 इंच तक ऊपर उड़ जाता है। जो कर्ण हाने जो क्या होता है कर्ण हाने क्या बोल रहा है उसको बोलते हैं डायफ्राम जो होता है वो 2 इंच ऊपर बढ़ जाता है, फेफड़ों के दबाव बनाता है, जिसके कारण क्षमता कम हो जाती है, जिनकी जो क्या होती है क्षमता कम हो जाती है। रिब गेज जो होता है वो बढ़ जाने के कारण फेफड़े की शेष वायु टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है वो 150 से 200 ml बढ़ जाता है, जिसके लिए महिला को श्वसन लेने में जल्दी करना पड़ता है, जिसे डिसेप्निया ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। डिसेप्निया क्या होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डायफ्राम है, नीचे का डायफ्राम वो ऊपर हो जाता है, और जो रिब गेज है वो क्या होता है आगे के सामने की तरफ फूल जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है फेफड़ा में जो होता है वो क्या होता है 150 से 200 ml और एक्स्ट्रा वायु के लिए वायु आने के लिए जगह बन जाता है, जो क्या करता है जिसके कारण फीमेल जो होती है उनको छोटे छोटे सांस जल्दी सांस लेना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं डिसेप्निया ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या चेंज हो जा रहा है यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट जो हो रहा है जो हार्ट संचालन होता है, चेंज इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो भी हार्ट एवं परिसंचरण तंत्र में क्या होता है चेंज होता है। नेक्स्ट जो देखते हैं गर्भावस्था में महिला एक अपतन बढ़ने के कारण
महिला का आकार आयतन बढ़ने के कारण हृदय का आकार भी बढ़ जाता है। ठीक है, गर्भाशय में दबाव से डायफ्राम ऊपर की ओर बढ़ जाता है। जो गर्भाशय जो होता है वो दबाव करता है डायफ्राम में, तो क्या होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। इसके लिए हृदय ऊपर बढ़ जाता है तथा बाहर की ओर फैलता है। जो होता है, जो रिब गेज जो है वो बाहर की तरफ फैल रहा था, तो हार्ट भी उस रिब गेज में अंदर रहता है, तो वो भी क्या होता है, हार्ट भी बड़ा हो जाता है, स्लाइटली बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हृदय की गति सामान्य से 10 से 15 तक बढ़ जाती है। जो हार्ट बीट भी होता है वो स्लाइटली 10 से 15 बीट बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद गर्भावस्था के समय रक्तचाप अपरिवर्तित रहता है। जो गर्भावस्था के समय क्या होता है, रक्तचाप नहीं बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो 6 नंबर देखते हैं, चेंज इन वल्वा। जो वल्वा होता है उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि गर्भावस्था बढ़ने के साथ साथ वल्वा का रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण वल्वा फुला हुआ ढीला दिखाई देता है। लिविया मेजोरा तथा लिविया माइनोरा दोनों अप्राकृतिक रूप से वृद्धि हो जाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि जो और क्या होता है वहाँ पे जब प्रेगनेंसी कंज्यूम होता है तो पेरिनियल एरिया जो वल्वा जो होता है उसमें पेरिनियल एरिया में ब्लड का सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। पूरे बॉडी जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण लिबिया माइनोरा और लिबिया मेजोरा में क्या होता है, सप्लाई होने के कारण वहाँ पे क्या होता है कि थोड़े से फूले फूले से दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर बोल रहा है गर्भावस्था के समय गर्भाशय में परिवर्तन। जो चेंज इन यूटेरस में चेंज होगा, क्योंकि बच्चा यूटेरस में ग्रो कर रहा है। तो देखते हैं क्या क्या चेंज हो रहा है। सामान्य अवस्था में महिला में रोपड़ का भार लगभग 500 ग्राम होता है। जो भी होता है यूटेरस जो होता है उसकी भार, यहाँ पे यूटेरस होता है, यूटेरस का भार कितना होता है, 50 ग्राम रहता है। ठीक है, जो गर्भावस्था के समय बढ़कर उससे 20 गुना 1000 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है, 1000 ग्राम हो जाता है। जब गर्भाशय का आकार बढ़ता है तो इसकी मांसपेशियां, संयोजी व लचीले ऊतक, तंत्रिकाएं, रक्त तथा रक्तवाहिनियों में भी वृद्धि होते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो फीमेल है उनका क्या होता है, नॉन प्रेगनेंसी के टाइम में कितना वेट होता है, 50 ग्राम होता है किसका, यूटेरस का। और उससे प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, उससे 20 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, यूटेरस का साइज भी 1000 ग्राम हो जाता है। जो गर्भाशय के बढ़ने के मांसपेशियों में संयोजी उसमें क्या होता है, उसमें भी तंत्रिकाएं होती है और लचीले टाइप का होता है, जिसके कारण वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं संकुचन। संकुचन गर्भावस्था के प्रारंभिक सतहों में संकुचन का अनुभव किया जा सकता है। इन्हें ब्रैक्सटन हिक्स कहा जाता है। जो ब्रैक्सटन हिक्स किसको बोलते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं अंदर इंटरनली, उसको ब्रैक्सटन हिक्स बोला जाता है। और फॉल्स लेबर पेन को भी ब्रैक्सटन हिक्स कहा जाता है। ये दर्द रहित, अनियमित तथा ऐंठन युक्त रहता है। गर्भाशय में होने वाली संकुचन निम्न होते हैं। कौन कौन सा गर्भाशय में संकुचन होता है प्रेगनेंसी टाइम में, ये देखते हैं यहाँ पे। एक होता है आवृत्ति विहीन संकुचन, जो होता है इनफ्रेक्वेंट कंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद ऐंठन युक्त संकुचन होता है, स्पाज्मोडिक होता है, कंट्रैक्शन होता है। उसके बाद अनियमित संकुचन, इरेगुलर कंट्रैक्शन। उसके बाद पेनलेस, दर्द रहित जो होता है वो होता है कंट्रैक्शन। तो इसको सबको मिला के ब्रैक्सटन हिक्स बोला जाता है, और फॉल्स पेन भी इसी को बोला जाता है। तो देखते हैं ये जो होता है इनफ्रेक्वेंट में, तो क्या होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, थोड़े समय के लिए आता है। ठीक है, स्पाज्मोडिक में होता है कि जैसे ऐठन होता है अंदर, वैसे ऐठन जैसा होगा। इरेगुलर मतलब टाइम, उसका कोई टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, कभी भी आ सकता है। और ट्रू पेन में जो होता है वो क्या होता है कि टाइम इंटरवल उसका समय से समय कम होते रहता है। ठीक है, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें पेनलेस होगा। और ट्रू में क्या होता है कि पेन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं आकार सामान्य अवस्था में गर्भाशय नाशपाती आकार की रहती है। ये क्या बोल रहा है कि सामान्य अवस्था में नाशपाती के आकार का रहता है। बड़ा पिंड के आकार में 12वें सप्ताह तक सीधा रहता है। 12वें सप्ताह तक क्या होता है, वो सीधा जैसा रहता है, उसी शेप में रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 28वें सप्ताह तक वह पुनः नाशपाती के आकार में हो जाता है। अब वो क्या होता है कि 28वें सप्ताह में फिर से जैसे नाशपाती के आकार होता है उस आकार में अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, अंत में 36वें सप्ताह में गोला एवं इरेक्ट हो जाता है। जो क्या होता है, गोला एवं इरेक्ट मतलब थोड़े से टाइट कड़क जैसे फील होने लगते हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है, ब्लड रिलेटेड चेंजेस क्या क्या हो रहा है। गर्भावस्था के समय महिला के रक्त आयतन में 40 से 50% वृद्धि हो जाता है। यह वृद्धि गर्भ के 8वें सप्ताह के प्रारंभ होने तक
32वें सप्ताह तक निरंतर होते रहता है। ठीक है, 32वें सप्ताह तक क्या होता है, निरंतर बढ़ते रहता है। क्यों? क्योंकि बेबी ग्रो कर रहा है इंटरनली, तो उसको क्या चाहिए, उसको भी उतनी आवश्यकता बढ़ते जाती है। ठीक है, आरबीसी का आयतन 20 से 25% बढ़ जाता है। जो आरबीसी का आयतन होता है वो 20 से 25% बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गर्भावस्था में योनि में परिवर्तन जो होता है, चेंजेस इन वेजाइना। वेजाइना में क्या क्या चेंजेस होता है? इस अवस्था में महिला को योनि अप्रत्याशी रूप से अति विकास हो जाती है। ये क्या होता है? वो अति विकास मतलब बड़ा हो जाती है, जिसके अधिक रक्त पूर्ति के कारण वेजाइना में भित्ति फूली सी हो जाती है और ढीली हो जाती है। जो क्या होती है उसमें क्या हो रहा है, सर्कुलेशन जैसे कि पता है ज़्यादा हो रहा है बॉडी में हर पार्ट्स में, तो क्या हो रहा है वहाँ पे भी हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या फूला और ढीली लचीली हो जाती है। ठीक है, योनि में लचीलेपन, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो बढ़ जाती है ताकि शिशु जन्म लेने में आसानी हो। ठीक है, क्या होता है, इलास्टिसिटी जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाती है पहले से ज़्यादा। तो क्यों? क्योंकि इसमें बेबी को डिलीवर करना है इसलिए। ठीक है, योनि से अम्लीय मान पीएच जो होता है वो 3.5 से 5 के मध्य में रहता है। जो योनि का जो पीएच होता है वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके, ताकि कोई भी जीवाणु में वृद्धि नहीं हो सकती, कोई भी क्या हो वहाँ पे बैक्टीरिया जो हो वो ग्रो ना कर पाए। नेक्स्ट जो है 10 नंबर बोल रहा है चेंज मूत्र तंत्र में परिवर्तन, चेंज इन यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या हो रहा है? गर्भवस्थ महिला का प्रथम लक्षण महिला को बार बार मूत्र आना होता है, जो गुर्दे की लंबाई तथा रीनल पेल्विस वृद्धि करने के कारण होता है। सेकेंड व थर्ड ट्राइमेस्टर या तिमाही में शिशु का दबाव मूत्राशय पर पड़ता है, जिसे बार बार त्याग करना पड़ता है। ये क्या बोल रहा है कि जैसे प्रेगनेंसी कंज्यूम होता है उसमें क्या होता है, यूटेरस जो है वो बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लेडर पे प्रेशर पड़ता है और ब्लैडर थोड़ा छोटा होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, फीमेल को बार बार यूरिन करने की फील होती है और यूरिन करने जाती है। नेक्स्ट जो होता है इमोशनल चेंजेस, क्या क्या होता है? प्रथम बार गर्भवती महिला को भावनात्मक परिवर्तन अधिक पाया जाता है, जिसमें महिला को व्यवहारिक परिवर्तनशील रहता है। महिला गर्भवस्थी शिशु के बारे में सोच सोचकर चिंतित रहती है एवं उनसे अटैचमेंट हो जाता है, प्रसव आदि के बारे में अधिक सोचती है। इसमें क्या हो रहा है कि प्रसव के बारे में सोचती है, पहली बार बनती है तो उनको क्या होता है, टेंशन ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे इमोशनल चेंजेस भी वहाँ पे फीमेल को होता है। तो फ्रेंड्स ये तीनों वीडियो आज का कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आपको? यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।